अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर के साथ होंगे बच्चे। और आप लोगों का आज का जो MTCAT 2025 का टेस्ट है वो बहुत अच्छा गया होगा बच्चे। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो UHS का पेपर है 2025 का आज जो टेस्ट हुआ है उसकी डिस्कशन करेंगे। केमिस्ट्री पोर्शन की क्वेश्चन नंबर 82 से स्टार्ट होता है हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन। बच्चे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाइज द रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन होती है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जब ट्रांसफ़र होगी तभी ऑक्सीडेशन होगी, तभी रिडक्शन हो पाएगी। और इसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। और आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तीन लिहाज से ही डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट आता है और इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया मेथनॉल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ। बच्चे मेथनॉल जो है ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर आप लोगों ने पास पेपर्स की डिस्कशन सुनी हुई हैं तो बच्चे मैंने बारहा आप लोगों को एक चार्ट पढ़ाया था कि अगर हम लोग अल्केन के ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बच्चे हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल बनते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से हमारे पास एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। और अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो बच्चे इसके ऑक्सीडेशन से कीटोन, और कीटोन की ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, जबकि टर्शियल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन बच्चे नहीं होती। अब जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो दिस वन इज़ द ऑक्सीडेशन चार्ट, और बच्चे अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो दिस वन इज़ द रिडक्शन चार्ट। अब उसने हमसे रिडक्शन का पूछा है कि मेथनॉल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ। बच्चे मेथनॉल CH3OH इज़ द प्राइमरी अल्कोहल, ये किसकी रिडक्शन से बनेगी? तो बच्चे मेथनॉल इज़ फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। आपको एल्डिहाइड से जो है वो प्राइमरी अल्कोहल बनती हुई नज़र आएगी। और याद रखिएगा इस पूरे चार्ट के अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जो होते हैं ना हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के ऊपर कांस्टेंट रहा करते हैं। अगर वो यहाँ पर बात कर रहा है आपसे कि मेथनॉल है जिसके अंदर एक कार्बन है, तो बच्चे आपके पास यहाँ पर जो एल्डिहाइड होगी दैट विल बी द फॉर्मल्डिहाइड। राइट ऑफ यहाँ पर अल्फ़ा है। क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर पूछा गया आईयूपैक नेम ऑफ CH3 थ्राइस CH2Br। तो बच्चे ये कार्बन है जिस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो हम लोग इनको अटैच कर लेते हैं। उसके बाद साथ में CH2 है और साथ में हमारे पास ब्रोमीन है। अब बच्चे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास 3 कार्बन वाली आती है। नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हेलोजन ग्रुप जो है वो नज़दीक आएगा। तो बच्चे आपके पास इसका जो आईयूपैक नेम बनेगा, अब सब्सटेंट 3 हैं, ये एक प्रोमो है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। तो बच्चे सब्सटेंट्स को जब भी हम लोगों ने पोजीशन या उनको अरेंज करना होता है तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली डिसाइड करते हैं। ब्रोमो B से स्टार्ट होता है जबकि मिथाइल M से स्टार्ट होते हैं। B पहले आता है तो बच्चे हमारे पास 1 ब्रोमो एंड 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। राइट ऑप्शन इज़ द चार्ली ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया विच वन शोज़ द एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर। बच्चे ये तो आप लोग FSC के अंदर मशहूर ज़माना शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो पैरेलल टू द लेयर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि परपेंडिकुलर टू द लेयर्स ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। और एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर इसी चीज़ को बोला जाता है जब मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो होती हैं। नेक्स्ट है जी इन अ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल लेटस द एंगल बीटा इज़ बिटवीन फेसेस। तो बच्चे ये तो मैं इस तरह से बच्चों को याद करवाया करता था। अगर आप लोगों ने पास पेपर की सीरीज़ सुनी हुई है तो मैंने उनके अंदर इसी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। अब बच्चे अगर आपने अल्फ़ा के बारे में बताना है तो अल्फ़ा के सामने A को ख़त्म कर दें तो वो B और C के दरमियान होता है। बीटा के बारे में बताना है तो बीटा के सामने B को ख़त्म कर दें तो वो A और C के दरमियान होगा। तो बच्चे यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे पास चार्ली है। नेक्स्ट देखें पूछा गया 87 के अंदर पिक द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चे कॉपर जो कि एक मेटालिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड एज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप होती है हमारे पास। तो बच्चे यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा बनी। क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर पूछा गया था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बोरॉन इन ग्राउंड स्टेट इज़ आर। बच्चे बोरॉन जब हम लोग इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो 1s2 2s2 एंड 2p1। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 होता है, जो कि 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग नेक्स्ट MCQs 89 की बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया कि क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड इन्वॉल्व्स द मैकेनिज्म ऑफ।
अब बच्चे FeCl3 की मौजूदगी में आप लोगों ने क्लोरीनेशन करवानी है, और हमें पता है कि जो भी आप लोगों ने वो रिएक्शन पढ़े थे, हेलोजिनेशन का, नाइट्रेशन का, सल्फोनेशन का, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ऑल ऑफ दोज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ द बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, द एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो बच्चे यहाँ पर जो ऑप्शन थे वो हमारे पास थे लिथियम जो कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, उसके बाद एलुमिनियम जो कि ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, और उसके बाद कैल्शियम था और बैरियम था, ये दोनों के दोनों ग्रुप बी से बिलोंग करते थे, ग्रुप 2 से बिलोंग करते थे। अब बच्चे पीरियड्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि लेफ़्ट राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है और टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हमेशा कम होती है। अब एलुमिनियम की तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारे पास पीरियड में राइट साइड के ऊपर मौजूद है, इसका साइज़ छोटा होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। अब लिथियम, कैल्शियम और बैरियम, अगर कैल्शियम और बैरियम का बच्चे कंपैरिजन करते हैं तो बैरियम नीचे है, कैल्शियम ऊपर है, तो कैल्शियम चूँकि ऊपर है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी। मसला बच्चों को यहाँ पर आया होगा लिथियम और बैरियम को लेकर। अब वो पीरियड वाले और ग्रुप वाले कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन बच्चे यहाँ पर एक सिंपल सी बात अगर आप लोगों को समझ आती है तो आप लोग इसको बिल्कुल ठीक मार्क किया होगा बच्चों ने। जो हमारे पास लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर 3 है बच्चे, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि बैरियम की बात करें तो बच्चे इसके अंदर तो जो शेल है वही हमारे पास 5 से 6 शेल मौजूद होते हैं ना, तो इसका साइज़ तो सबसे ज़्यादा होएगा। जब इसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अमंग द गिवन ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज डेल्टा ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर पूछा गया कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म द अमोनियम साल्ट्स। बच्चे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। अब बच्चे ये हमारे पास 2 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले स्टेप के अंदर आपके पास अमोनियम साल्ट बनता है CH3 C डबल बॉन्ड ONH4, और फिर जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो NH4O में से H2O निकल जाता है और पीछे आपके पास जो चीज़ बचती है दैट इज़ द अमाइड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड NH2। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ द डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर पूछा गया था वैल्यू ऑफ R दैट इज़ जनरल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बतानी थी जॉल पर मोल पर केल्विन के अंदर। अब बच्चे जॉल पर मोल पर केल्विन के अंदर इसकी वैल्यू हमें पता है 8.314 होती है, दैट इज़ द SI यूनिट्स के अंदर इसकी जो वैल्यू है राइट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 93 है विच द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई फिनोल रिएक्ट विद द एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड बट एल्कोहल्स डू नॉट। अब बच्चे देखें ये क्वेश्चन जो था ना ये SHS तो बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट रिलेट करता है विद एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल। अब बच्चे जो फिनॉल है आप लोग एक ट्रेंड पढ़ते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। जो अल्कोहल होता है बच्चे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, और जो फिनॉल होता है ये समवट एसिडिक होता है। और क्यों एसिडिक होता है? ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फेनॉक्साइड आयन। बच्चे इसकी स्टेबलाइजेशन होती है इसकी कॉन्जुगेट बेस की, इस वजह से ये थोड़ा बहुत एसिडिक होता है और इसी वजह से ये बेस के साथ रिएक्ट कर पाता है। लेकिन जो अल्कोहल है इसकी एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ द डेल्टा ऑप्शन। अब बहुत से बच्चों ने यहाँ पर बीटा मार्क किया होगा कि अल्कोहल्स कंटेन अ स्ट्रॉन्ग वेज बॉन्ड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय वीक बेस। तो बच्चे इसमें जो मेजर रीज़न होती है ना कि क्यों फिनॉल ने रिएक्ट कर लिया और अल्कोहल ने नहीं किया, वो उसकी एसिडिटी के पीछे छुपी होती है। और फिनॉल अल्कोहल के मुकाबले में एसिडिक है। रीज़न क्या होती है? क्योंकि फ़िनॉल की जो कॉन्जुगेट बेस होती है वो स्टेबल होती है, और स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होने की वजह से हम लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत एसिडिक है और ये रिएक्ट कर जाता है। खैर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर पूछा गया इन प्रोपीन पाई बॉन्ड इज़ फाउंड बाय द साइड वे ओवरलैप ऑफ। अब बहुत सारे बच्चों ने ना गलत मार्क किया होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। बच्चों ने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लगाया होगा, बट बच्चे याद रखना है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप लोग पढ़ते आए हैं p ऑर्बिटल। बच्चे हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कभी भी पाई बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते ही नहीं हैं। पाई बॉन्ड बनते ही उन ऑर्बिटल से हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे होते ना। अगर मैं इथीन की बात करूँ तो उस जिसमें कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो बच्चे अगर आपके पास लेट मी रेज इट, आप लोग ये चीज़ पढ़ के आए हैं ना
कि आपके पास इस तरह से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसी तरह से इस कार्बन के भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होते थे। अब सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के साथ, ये भी इस तरफ से हाइड्रोजन के साथ, ये भी इस तरफ हाइड्रोजन के साथ, ये भी इस तरफ हाइड्रोजन के साथ। अब दोनों कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होता था और बच्चे यही अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल जब आपस में साइड वे ओवरलैप करते थे तो उसके नतीजे में जो था वो पाई बॉन्ड बन रहा होता था। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ द पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट देखें बच्चे, एन एंजाइम यूज्ड टू डिकम्पोज द लिपिड्स इनटू फैटी एसिड इन आवर एलिमेंट्री कैनाल इज लाइपेज। Molecules having 1 lone pair and 3 bond pair have the geometrical shape। बच्चे AB4 टाइप विद 1 lone pair के बारे में पूछ रहा है तो ट्राइगोनल पैरामिडल ज्योमेट्री होती है। बेंट और एंगुलर तब होती जब आपके पास 2 lone pair होते और 2 bond pair होते। ट्राइगोनल एसएचएस तो ज्योमेट्री ही मौजूद नहीं है और ट्राइगोनल प्लेनर तो हमें पता है AB3 टाइप विद 9 lone pair के केस में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 97 है बच्चे, कन्वर्जन ऑफ डाई हेलो अल्केन इनटू अल्काइन डज नॉट इन्वॉल्व। बच्चे डाई हेलो अल्केन विसिनल डाई हैलाइड की वो बेसिकली बात कर रहा है। तो दिस वन इज़ विसिनल डाई हैलाइड। चलो यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब बच्चे यहाँ पर आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होती है और आप लोग इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हीट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एलिमिनेशन होती है, ये जो 2 KOH लेंगे इनमें से 2 K जो है वो Cl के साथ मिलकर 2 मोल्स ऑफ KCl बनाएंगे। ये जो 2 H होते हैं वो 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाते हैं और आपके पास यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड CH की फॉर्मेशन हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर एलिमिनेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड हीट। तो बच्चे एडिशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर अल्फा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 के अंदर पूछा गया, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर विद नेगेटिव डेल्टा एच। बच्चे नेगेटिव डेल्टा एच तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होती हैं दे आर मोर स्टेबल, तो दे आर थर्मली स्टेबल। तो और जो चीज़ें स्टेबल हों वो रिवर्स तो ज़ाहिर बात है मुश्किल से जाएंगी, रिवर्सिबल भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, एंडोथर्मिक तो वैसे नहीं होता। ये 3 बातें एंडोथर्मिक के लिहाज से थी, खैर बीटा इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 99 के अंदर बच्चे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉइनेज मेटल। तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, राइट ऑप्शन इज बीटा ओवर हियर। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 100 है जी, कंसीडर द गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे दी गई, फिर कहता है 4 ग्राम ऑफ H2। बच्चे देखिए यहाँ पर 2H2 प्लस O2 ये मिलकर बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड, अभी मैं सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 4 ग्राम H2 हो और 32 ग्राम O2 हो तो बच्चे आपके पास 2 मोल्स ऑफ वाटर लाइक 36 ग्राम ऑफ वाटर बनता है। अब वो गिवन डाटा आपको ये कह रहा है, कहता है कि भाई मैंने 4 ग्राम H2 लिया, 32 ग्राम O2 लिया, लेकिन मेरे पास जो वाटर बना है दैट इज़ 28 ग्राम। अब बच्चे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल हो गए दैट इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड, जो आपने एक रिएक्शन की मदद से हासिल कर ली दैट इज़ द एक्चुअल यील्ड। परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है तो परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू actual yield that is 28 divided by theoretical yield that is 36 multiplied by 100। तो बच्चे 28 और 36 4 इंटू 7 एंड 9 इंटू 4 36। अब ये बना आपके पास 400 डिवाइडेड बाय ये 7 इंटू 4 आएगा 28 एंड 9 इंटू 4 36, तो ये बन गया 700 डिवाइडेड बाय 9। अब बच्चे 7 और 9 इंटू 7 63, फिर 7 0 बचेगा तो 9 इंटू 7 63 पॉइंट, इसी तरह से चलता रहेगा 77.77। तो ये बच्चे आपके पास तकरीबन 77.8 है इसको राउंड ऑफ करके। क्वेश्चन नंबर 101 के अंदर पूछा गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू वीकन द एग्जिस्टिंग बॉन्ड टू एन एक्सटेंट दैट कैन बी ब्रोकन थ्रू द कोलिजन इज कॉल्ड। एक्टिवेशन एनर्जी के बच्चे डेफिनेशन पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 102 बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। कहते हैं जनाब, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्स वाई जी आर +6 -2 -1 रिस्पेक्टिवली पॉसिबल मोलेकुलर फार्मूला व्हेन एटम्स कंबाइन। अब बच्चे आपने एक ही काम करना था जिससे आप इसका आंसर निकाल सकते थे, आप तमाम एलिमेंट्स के ऊपर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखते। अगर तो इन तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 के बराबर आ जाता, वही उसका पॉसिबल मोलेकुलर फार्मूला होना था। लाइक अल्फ़ा ऑप्शन के अंदर दिया गया X2YZ। अब बच्चे x की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और 2 हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगी +12। y की -2 है और z की -1, तो बच्चे +2 -2 -1 इसका आंसर तो आएगा +9, मतलब ये पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। x y2 z2। अब x +6, एक y की -2 है, 2 की -4 होगी,
एक जी की -1 है, दोनों की -2 होगी तो +6 और -2 बच्चे 0। ये पॉसिबल मॉलिकुलर फार्मूला है। राइट ऑप्शन भी बीटा ही है। 40 के अंदर कहा गया XYZ2। बच्चे इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, खैर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। x की +6 आएगी, ये -2 और -2 तो आंसर इसका +2 बच जाएगा। इसकी +6 है, इसकी -4 -1, ये +1 बच जाएगा। खैर राइट ऑप्शन इज बीटा ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट अलाउड फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे आपको पता है जो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, L कैन नेवर बी ग्रेटर दैन N, M L कैन नेवर बी ग्रेटर एंड कैन नेवर बी इक्वल टू N, ये दो बातें होती हैं। M कैन नेवर बी ग्रेटर दैन L एंड S कैन नेवर बी इक्वल टू 0। खैर बच्चे ऑप्शंस पढ़ें। अल्फ़ा के अंदर कहा गया जी कि L जो है वो N के मुकाबले में कम है, यहाँ तक बात ठीक थी। अब M की वैल्यू L के मुकाबले में कम है, ये भी ठीक है, और S की वैल्यू 0 भी नहीं है, ये भी ठीक है। बीटा में आए तो L की वैल्यू N के मुकाबले में कम है, ठीक है। M की वैल्यू L के बराबर है, यहाँ तक बात ठीक थी, और S की वैल्यू -1/2 है, ठीक है। 40 में देखें बच्चे L और N को बराबर रख दिया गया, जबकि L और N कभी भी बराबर नहीं हो सकते, तो राइट ऑप्शन इज 40 ओवर हियर। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। खैर बच्चे क्वेश्चन नंबर 104, 2A + B ये मिलकर बना रहे हैं जनाब 3C + D, विच द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। अब बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, बच्चे फंस सकते हैं, लेकिन अब ये वाली चीज़ें ना हमारी बुक के अंदर नहीं हैं। जो मैं UHS की बात करता हूँ तो -1/2 -1/3 SHS ये वाली चीज़ें जो है वो हमारी बुक के अंदर मौजूद नहीं हैं। लेकिन बच्चे हमें इस चीज़ का आइडिया है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी मिकदार कम हुआ करती है। और बच्चे आप लोगों की बुक के अंदर ये बात लिखी हुई है कि रिएक्टेंट्स के लिए जब रेट लिखा जाता है तो माइनस का साइन होता है, और प्रोडक्ट्स के लिए जब रेट लिखा जाता है तो प्लस का साइन होता है। अब बच्चे इसी से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते थे। लाइक देखें ये B है, मैं अभी इस 2 और 3 की तरफ कहीं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इस प्लस माइनस के साइन के लिहाज से। आपको वहीं से आंसर पता चल सकता था इसका। अब B इज़ द रिएक्टेंट, इसकी मिकदार कम होगी, माइनस का साइन है। D इज़ द प्रोडक्ट, पॉजिटिव के साइन के साथ आ गया। 40 में A की कंसनट्रेशन के बारे में बात की गई, दैट इज़ अगेन अ रिएक्टेंट, माइनस का साइन आ गया। बच्चे C इज़ द प्रोडक्ट, और इसमें माइनस का साइन दिया गया, यहाँ पर प्रोडक्ट का साइन होना चाहिए था, ये राइट ऑप्शन डेल्टा बन गई। बाकी बच्चे इसका राइट ऑप्शन डेल्टा ही है। अब मैं अगर दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊंगा तो वो बात लंबी हो जाएगी, वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाएगी, इस वजह से मैं सिर्फ क्वेश्चंस तक ही रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 105 के अंदर पूछा गया द ऑर्डर ऑफ फीस ऑफ रिडक्शन ऑफ H+1 Cu+2 एंड Ag+1। बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो जो सबसे नीचे एलिमेंट है इन तीनों में से दैट इज़ Ag+, उसके बाद Cu+2 है और उसके ऊपर हाइड्रोजन है, तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो 40 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 106, एसिटाल्डिहाइड अंडरगो द ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस द एसिटिक एसिड इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इज। अब बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो K2Cr2 7 ही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4HI ऑल ऑफ दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो राइट ऑप्शन तो एक ही थी। अब ये इख्तलाफात वाला क्वेश्चन है 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हायर वेपर प्रेशर। अब बहुत से बच्चों ने ना आइसोपेंटीन लगाया होगा, क्योंकि हमारी बुक के अंदर जो वेपर प्रेशर का टेबल बना है उसके अंदर आइसोपेंटीन का ही सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर मेंशन है। बट द थिंग इज़ एसिटाल्डिहाइड उस टेबल में नहीं है, और एसिटाल्डिहाइड का वेपर प्रेशर आइसोपेंटीन के मुकाबले में भी ज़्यादा होता है। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ द बीटा ऑप्शन। खैर इख्तलाफ हो सकता है यहाँ पर। अब बुक के लिहाज से जो चीज़ें जो डाटा हमारी बुक के अंदर है उस लिहाज से तो सी ही है, लेकिन मैंने इसको एक दफ़ा गूगल किया क्योंकि एसिटाल्डिहाइड मेरी नज़र से भी नहीं गुजरा, और हम लोग जब चैप्टर नंबर 12 में पढ़ते हैं तो उसमें भी एसिटाल्डिहाइड का जिक्र नहीं है। इनफैक्ट जो बॉइलिंग पॉइंट का टेबल बना हुआ है वेपर प्रेशर से आगे, अगर मैं बुक खोल के ही एक दफ़ा इसको कंफर्म कर दूं तो बच्चे जो बॉइलिंग पॉइंट वाला टेबल है ना उसके अंदर भी जनाब आपके पास एसिटाल्डिहाइड का जिक्र नहीं है। तो दैट मे कैन काज अ कन्फ्यूजन, बट गूगल सेज हाईएस्ट वेपर प्रेशर इज़ फॉर एसिटाल्डिहाइड, बट लेट्स सी कि आपको शाम को जो कि वो प्रोवाइड करते हैं उसमें वो क्या आंसर दे देते हैं। लेकिन बच्चे जो मैंने देखा है इन चारों में से
एसिटाल्डिहाइड का वेपर प्रेशर 740 मिलीमीटर मरकरी है और आइसोपेंटेन का 727 है, तो एसिटाल्डिहाइड थोड़ा सा ज़्यादा है। खैर इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो एसिटाल्डिहाइड है। खैर बच्चे आगे चलते हैं 108 के ऊपर। टर्मिनल अल्काइन शो द एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू बिकॉज द टर्मिनल कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। राइट ऑप्शन इज अल्फा ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 109 अगेन। अब ये दो कन्फ्यूजन करेंगे बच्चे। फिशर स्टैरिफिकेशन इज़ बेसिकली अ कंडेंसेशन रिएक्शन। हम लोग हायर क्लासेस में भी इसको स्टैरिफिकेशन को कंडेंसेशन ही पढ़ते हैं, क्योंकि दो छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ बनाए विद द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, तो बच्चे इसको कंडेंसेशन ही बोला जाता है। बट अगेन इख्तलाफ हो सकता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी आ सकता है। बहुत सारे बच्चों ने सब्सटीट्यूशन लगाया भी होगा, बट दिस वन इज़ द ब्रॉडर टर्म। फिशर स्टैरिफिकेशन जो रिएक्शन है ये कंडेंसेशन रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर पढ़ा जाता है। अब लेट्स सी कि वो इसका क्या पॉसिबल आंसर जो है वो लगा कर देते हैं। बट अगेन बच्चे आपने सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना होता है, और इन दोनों में से मेरे लिहाज से जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ द कंडेंसेशन। शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटम नंबर, तो बच्चे ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इसको डिटरमाइन करता है। उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 111 है कि द थ्योरीज विच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर एक्सेप्ट। अब बच्चे इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, हमारी बुक लिखती है कि ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ जो है वो डील कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 112 था द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज़, तो बच्चे 6.626 इंटू 10⁻³ जॉल सेकंड। डेल्टा ऑप्शन अगर ये प्लस का साइन है, अब क्लियर मुझे नज़र नहीं आ रहा, एक प्लस के साथ है एक माइनस, तो माइनस वाली ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ठीक है। फाइनल इक्वेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कंसनट्रेशन इज कॉल्ड रेटला इक्वेशन बोला जाता है। अब बच्चे अगेन 114 के अंदर उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन डाला जो कि कन्फ्यूजन काज कर सकता है। पीवीसी इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो बच्चे ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर भी होता है और ये होमोपॉलीमर भी है, क्योंकि ये एक ही तरह के जो है वो मोनोमर्स के मिलने से बन रहा होता है। लेकिन जहाँ पर आप लोगों ने एक टाइप्स पढ़ी हुई हैं थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की, तो उसके अंदर जो हमारे पास थर्मोसेटिंग है, मैं बुक का रेफरेंस इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो की बनेगी आप लोगों की वो बुक से ही होगी। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के अंदर वो पीवीसी पाइप्स के अंदर इसका जिक्र कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो या तो थर्मोप्लास्टिक देंगे या फिर वो होमोपॉलीमर देंगे। बट मेरे लिहाज से यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो थर्मोप्लास्टिक बननी चाहिए, हैं ये दोनों ही। अब क्यों बननी चाहिए, क्योंकि बच्चे आपकी बुक जो रेफ़र कर रही है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के अंदर इसको एसएचएस यूज़ किया गया, लेकिन होमोपॉलीमर के अंदर पीवीसी को एसएचएस उसने कोड नहीं किया, बल्कि होमोपॉलीमर के अंदर वो विनाइल एसीटेट को जो है वो एसएचएस कोड कर रहा है, लेकिन बनती तो वो भी है। खैर नेक्स्ट देखें बच्चे, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे ये ना थोड़ा सा कंसेप्चुअल था और एक लॉ लिखता है जिसकी मदद से मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को देने के काबिल हूँ, और उस लॉ को बच्चे कहते हैं गैलियोजिक लॉ। अकॉर्डिंग टू गैलियोजिक लॉ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अब बच्चे -273 का मतलब ये है कि 0 केल्विन प्रेशर टेम्परेचर है, और 0 केल्विन टेम्परेचर अगर है तो बच्चे फिर प्रेशर भी कितना होगा 0, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। विच द फॉलोइंग इज़ द बेसिक बफर, तो बच्चे बुक के अंदर ऐसे एग्जाम्पल मौजूद है। What happens when H positive is added to ammonium hydroxide and ammonium chloride buffer? बच्चे अगेन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, अच्छा एक क्वेश्चन था। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, बच्चे इसमें NH4OH that is basically formed by the combination of NH3 and water। अमोनिया की बात हो रही है, दैट इज़ बेसिकली वीक बेस। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बना देती है, NH4OH बना देती है, बेसिकली एक वीक बेस है। और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो है ये हमारे पास NH4 पॉजिटिव, जो कि अमोनिया की कह लें कि हमारे पास अगर NH4OH है और इसका हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो OH और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना देते हैं और Cl इसके साथ मिलके NH4Cl बना देता है। तो दिस वन इज़ द साल्ट बट फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बच्चे ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, साल्ट आ जाता है। अब बच्चे इसके अंदर आप लोग ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते थे कि POH इज़ इक्वल टू PKB
प्लस log साल्ट ओवर बेस। अब बच्चे अगर NH4OH की बात करते हैं तो ये डिसोसिएट होकर बनाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब बच्चे इसके अंदर जब आप लोग H पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो H पॉजिटिव ऐड करने का मतलब ये है कि वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर लेगा, और जब बच्चे वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर प्रोडक्ट साइड का जो OH है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, ये कम होना शुरू हो जाएगा। और जब प्रोडक्ट साइड का OH कम होएगा तो बच्चे OH कम होने की वजह से अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल आपका अगर प्रोडक्ट्स कम हो रही हों तो फिर रिएक्शन जो है वो मूव कर जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन जो है वो मूव करना चाहिए किस साइड की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 118 के अंदर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायरमेंट फॉर द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथेन एंड हेलोजन। तो बच्चे एल्केन्स की हेलोजनेशन के बारे में क्वेश्चन था। इसमें हीट एंड यूवी लाइट हमें रिक्वायर होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंजीन। एरोमेटिसिटी भी होती है, स्टेबिलिटी भी होती है, हक्कर रूल भी फॉलो होता है, रिएक्टिविटी इनकी कम होती है, तो बच्चे राइट ऑप्शन डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 120 के अंदर पूछा गया करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज। तो बच्चे sp3 का सबसे ज़्यादा, फिर sp2 और फिर sp होता है, राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 121 के अंदर पूछा गया इक्वेशन थी जो कि बैलेंस नहीं थी, आपने इसको सबसे पहले बैलेंस करना था। कहता जी व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ वाटर। अब बच्चे वो कंपैरिजन पूछ रहा है हाइड्रोजन का और वाटर का। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हाइड्रोजन के 2 मोल, तो वाटर के भी कितने मोल्स प्रोड्यूस होते थे, 2। अब वो कहते हैं अगर इसका 1 मोल हो तो फिर बच्चे ज़ाहिर बात है अगर इसके 2 थे इसके भी 2, अगर इसका 1 है तो फिर इसका भी 1 मोल ही प्रोड्यूस होगा। और 1 मोल के लिए बच्चे जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ 22.4 dm³। राइट ऑप्शन इज़ बीटा ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 122 के अंदर पूछा गया अ केमिकल रिएक्शन हैज़ अ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ 25 ग्राम बट ओनली 20 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट वाज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड इज़ एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल। एक्चुअल 20 थी, थ्योरेटिकल 25 थी, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 4/5, और ये जनाब हमारे पास बन गया 20 इंटू 4 80% था। राइट ऑप्शन डेल्टा। विच द फॉलोइंग सिचुएशन मोस्ट क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चे हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विद द क्लोरीन। देखें कैसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही हो। तो यहाँ पर 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो रही है, 0 से -1 रिडक्शन हो रही है। दिस वन इज़ द रिडॉक्स रिएक्शन मोस्ट क्लियरली डिफाइंड बाय इट। अब कोई चीज़ इवेपोरेट हो तो बच्चे इवेपोरेट होने से पहले भी वो एथेनॉल है, बाद में भी एथेनॉल है। वाटर बॉयल कर लें, है वाटर पहले भी बाद में भी। सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर लें, पहले भी सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, बाद में भी +1 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होती, लेकिन राइट ऑप्शन यहाँ पर बीटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 के अंदर पूछा गया 100 kg ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड 40 kg ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, व्हाट इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। डेल्टा इज इक्वल टू Q + W। Q इज़ द हीट एब्जॉर्ब्ड और वो बाय द सिस्टम है तो बच्चे +100 आ जाएगा, वर्क डन भी बाय द सिस्टम है तो +40, तो आंसर आ जाएगा +140। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ Fe3 पॉजिटिव आर। अब बच्चे आयरन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैं सिर्फ 4s2 एंड 3d6 का ही जिक्र कर रहा हूँ, बाकी आर्गॉन पहले आएगा, ये तो आपको पता ही है। अब +3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 यहाँ से निकलेंगे, D6 में से 1 निकाल दें, 5 बच जाएंगे। तो बच्चे D के 5 ऑर्बिटल्स के अंदर आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो इसके अंदर टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे। क्वेश्चन नंबर 126 के अंदर पूछा गया परसेंटेज एंड एक्चुअल परसेंट यील्ड 80, एक्चुअल यील्ड 20 ग्राम, थ्योरेटिकल बता दें। 3 क्वेश्चन आ गए बच्चे इससे। परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब थ्योरेटिकल यील्ड आप लोगों ने निकालनी थी, तो एक्चुअल यील्ड इज़ 20, परसेंटेज इज़ 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कैंसिल कर दें, 4 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा बच्चे, राइट ऑप्शन बीटा। अब होप सो कि आप लोगों को की क्लियर है। इसके अंदर इख्तलाफ हो सकता है 2-3 क्वेश्चंस में, लेकिन बच्चे जो चीज़ बेस्ट ऑप्शंस मुझे लगी, मैंने अपने लिहाज से वो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। ऑटो 45-42 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बताया जिनके 100% की ठीक है। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके की के अंदर इख्तलाफ हो सकता है, और वो मैंने रीज़न आप लोगों को बता दी है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, वेट फॉर द की, और इस की के अकॉर्डिंग आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक बनते हैं वो आप लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।